उड़ीसा से है। सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। टॉप नक्सली कमांडर गणेश उइके मारा गया है और गणेश उइके के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। गणेश उइके पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था और सेंट्रल कमेटी का मेंबर ये बताया गया है। तो बताते चले, नक्सलियों के टॉप 6 लीडर में से एक था उइके और अब नक्सलियों के सिर्फ 5 शीर्ष नेता बचे हुए हैं। तो उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले में ये मुठभेड़ हुई है और उड़ीसा के एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो आपको बताते चले, गणेश उइके जो कि टॉप नक्सली कमांडर था, इसकी भी तलाश की जा रही थी और इसके साथ साथ 4 और नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्हें मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। तो 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। नक्सल संगठन में इसकी बड़ी भूमिका थी और सेंट्रल कमेटी का ये मेंबर भी था। तो बताते चले कि नक्सलियों के टॉप 6 लीडर में से एक उइके था जिसे ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब नक्सलियों के सिर्फ और सिर्फ 5 शीर्ष नेता ही बचे हुए हैं। तो उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले में ये मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि उड़ीसा के एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, गणेश उइके का ढेर हो जाना कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए? नक्सल संगठन अब जाहिर सी बात है कि इसके ढेर होने से और भी ज्यादा कमजोर हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके था और इसके अलावा उन चंद लोगों में शामिल था जो सेंट्रल कमेटी मेंबर रहते हुए हथियार के साथ मुठभेड़ करने की स्थिति में भी थे। ऐसे जो नेता पोलित ब्यूरो बचे हुए थे उनमें से जो गणेश उइके उस सेंट्रल कमेटी मेंबर में से था। अब बता दें कि गणेश उइके के मारे जाने के बाद अब बचता कौन है? तो गणपति हैं। गणपति की जिनकी एज जो सुरक्षा बल के एजेंसियों के जो एजेंसियां जो हैं सुरक्षा से जुड़ी और जो भी है उनके भी जो डेटा है उनके हिसाब से भी 80 साल के आसपास जो है वो गणपति की एज है, यानी कि काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। और इसके अलावा फिर संग्राम है, बेसिर मेहरा है, देवजी है, ये कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं सेंट्रल कमेटी में। इसमें से 3 पोलित ब्यूरो मेंबर हैं जिसमें देवजी और मिसिर बेहरा और गणपति हैं। बाकी एक दो सेंट्रल कमेटी मेंबर बचे हैं। तो इसके बाद अब गणपति, चूंकि वो उन शख्स में था जो छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय तक एक्टिव रहा और उसके बाद जब चलपति को हमने देखा था पिछले साल एक मुठभेड़ में गरियाबंद में मार गिराया गया था जो सेंट्रल कमेटी मेंबर था, उसके बाद उड़ीसा विस्तार, चूंकि उसके पहले चलपति के पास पूरी जिम्मेदारी थी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर किस तरह से विस्तार करना है। तो वहां उसके बाद गणेश उइके को पूरी तरह से जिम्मेदारी उड़ीसा की दे दी गई थी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जब लगातार दबाव बढ़ रहा था तो उड़ीसा में विस्तार करने की योजना और मजबूत करने का नक्सलियों को जो योजना था वो गणेश उइके के पास था। अब गणेश उइके के मारे जाने के बाद इस बात को लेकर बिल्कुल एक कहा जा सकता है कि अब नक्सल संगठन जो है न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, जैसे कि हमने देखा बीते दिनों जो एमएमसी कॉरिडोर था जिसमें पूरी तरह से एक तरह सरेंडर भी हुआ और कुछ लोग मारे भी गए। वहां से बड़े जो रामधेर थे सेंट्रल कमेटी मेंबर, वहां उन्होंने सरेंडर किया। तो उस इलाके में भी एक तरह से अब शांति की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्ति की ओर बढ़ चुका है। लगभग सारे नक्सली सरेंडर कर चुके हैं या मारे जा चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अब गतिविधियां बिल्कुल कम हो गई हैं। उड़ीसा जो थी वो, चूंकि गणेश उइके के नेतृत्व में टीम लगातार काम कर रही थी, तो अब गणेश उइके के मारे जाने के बाद वो एक वहां पर भी बड़ी सफलता की ओर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो लगातार कार्रवाइयां चल ही रही हैं। अब जो लड़ाई लड़ने वाले लड़ाकों में जो शामिल लोग हैं उनमें से गणेश उइके के मारे जाने के बाद जो नेतृत्व करते हैं उनकी संख्या सीमित हो गई है। अब बारसे देवा, पापा राव जैसे कुछ लोग ही बस बचे हैं। जी बिल्कुल, ये जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब कुछ लोग ही बचे हैं और जैसा कि डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026 और हम देखिए साल अब खत्म होने वाला है, कुछ दिन बचे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि शायद जो डेडलाइन तय की गई है उसके पहले पहले छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का खात्मा हम देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जो सरकार भी इस बात को बार बार कह रही है और जो आंकड़े भी आ रहे हैं और लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं, तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि देखिए 2 चीज है, माओवादी खत्म होना और माओवाद जो विचारधारा है वो खत्म होना। तो माओवादी जो हथियारबंद माओवादी हैं वो तो बिल्कुल ये माना जा रहा है कि उस समस्या का समाधान जो तय समय सीमा है उसमें कर लिया जाएगा जिस गति से हो रहा है, या हो सकता है कि उसके कुछ समय पहले, महीने 1.5 महीने पहले भी इसका ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जो माओवाद विचारधारा है उसको समाप्त करने में बिल्कुल समय लगेगा सरकार को, और समाप्त भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक विचारधारा का जो है वो समाप्त होना बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन जो सशस्त्र माओवाद की समस्या है वो जरूर समाप्ति की ओर से है। ऋतु, एक चीज और मैं बता दूं कि गणेश उइके जी। के जो मुठभेड़ में मारा गया है उसको लेकर भी उसके काफी उसके उससे जुड़ी कहानियां हैं, और छत्तीसगढ़ में उसने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया। लंबे समय तक दंड कारार ने स्पेशल जोनल जो कमेटी है वहां पर एक्टिव रहा। सुकमा बीजापुर में जो बड़ी मुठभेड़ें हुई, खासकर 2020 तक माना जा सकता है, 2021 तक, उसमें भी गणेश उइके की भूमिका रही है। गणेश उइके लंबे समय तक जगदलपुर के एक हॉस्टल में रहा, और उसने एक नाम बदल कर, पहले वो राजेश तिवारी संजीव तिवारी के नाम से, नहीं माफ करिए, राजेश तिवारी के नाम से ही गणेश उइके को जाना जाता था। और वो हॉस्टल में रह के, नेहरू आश्रम करके एक हॉस्टल होता था जगदलपुर में, जहां पर वो रहता था, स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक पूर्व विधायक है, उनसे विधायक रहते उनसे एक विवाद हुआ था, और उसके बाद वो जंगल की ओर चले गया था। उसकी अपनी एक जी। अलग कहानी है गणेश उइके की। लेकिन गणेश उइके का मारा जाना एक माओवाद संगठन को जो कमजोर करने की दिशा में सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, उसमें बड़ी सफलता है। बिल्कुल, तो गणेश उइके जो कि बड़ा नाम था, बड़ा मेंबर था और मारा गया है, इसके बाद नक्सल संगठन जाहिर सी बात है कमजोर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण बांग्लादेश के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं, बांग्लादेश की घटना से सबक सीखने की जरूरत है और अब नहीं जागे तो देश और छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। तो कांकेर की घटना पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कांकेर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हिंदू जागा ये अच्छा है और भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। धर्मांतरण और बांग्लादेश के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है और बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना से सबक सीखने की जरूरत है और अब नहीं जागे तो देश और छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश जैसे हाल होंगे। उन्होंने कहा कि कांकेर की घटना जो हुई है उसको लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांकेर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हिंदू जागा ये अच्छी बात है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। जुल्फिकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम सुन रहे थे, बयान उन्होंने दिया और बांग्लादेश में जो हुआ, कांकेर में जो हुआ, उसको लेकर भी वो कहते हुए नजर आए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज रायपुर पहुंचे और इसके बाद वो सीधे दुर्ग के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनकी वहां पर कथा का 5 दिन का आयोजन होना है। जैसा कि वो हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं और हिंदू राष्ट्र के विषय पर लगातार मुखरता से बोलते हैं, और उन्होंने जिस बात कहा कि जब तक उनकी यात्रा चलती रहेगी, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता है। उसके साथ ही धर्मांतरण के विषय पर उन्होंने कहा कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। तो इस विषय पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास हैं, हम उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो विषय है वो काफ़ी व्यापक है, इस पर कई बार चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम भी होते हैं, हाल में कांकेर में भी घटनाक्रम हुआ। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है और उन्होंने जो कांकेर की घटना पर दुख तो जताया, लेकिन उन्होंने कहा एक अच्छा हुआ कि हिंदू जो है वो एक हुआ, वहाँ पे एक साथ नज़र आया, और उसके साथ ही कहा कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक धर्मांतरण है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पे जो बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही है उसका समर्थन है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में जमकर धर्मांतरण किया गया, उसकी विष की खेती हुई है, जिसका दुष्परिणाम अब सामने आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि कांकेर की घटना के बाद जो मसीही समाज के उस गांव के लीडर हैं वो अपने मूल धर्म वापस हुए, ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत है। और प्रदेश में किसी को भी धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन धर्म और धर्मांतरण दोनों अलग चीज़ है, इसके भेद को भी हमको समझना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आदिवासियों को बरगलाकर उनकी परंपरा को, उनके रीति रिवाज को अगर समाप्त करने का एक प्रकार का साजिश जो चल रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। और जीत इसमें धर्म की होगी, सनातन की होगी।
हिंदू राष्ट्र तो है ये, इसे और सशक्त बनाया जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए जो धर्म युद्ध चल रहा है